अच्छा यार देखो, बेसिकली बेसिकली अब जो है हमने पढ़ना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। मैं क्यों इतना इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि भाई, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि या तो ये आएगा या वो इनकम स्टेटमेंट बनाने को दे देगा। इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, और ये पक्का पक्का है, मतलब आना ही आना है। इनकम स्टेटमेंट तो खैर आप लोगों ने अच्छी से करनी है, लेकिन इसको भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये भी 30 मार्क के सवाल में एक पार्ट बन सकता है। बिल्कुल। तो ये इतना मुश्किल नहीं है। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग जो हम परफॉर्म करते हैं, वो पहले तो सीखते हैं कि वो हम करते क्यों। जो हमारा एम होता है ना ये बनाने का, वो होता है टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एम इज टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी मैंने आपको एक लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि यार, अगर आपको कभी ऐसे हो कि कॉस्ट ना दे और वो मार्जिन मार्कअप दे दे, तो हम एक तरीके के जरिए कॉस्ट निकाल सकते हैं या सेल्स निकाल सकते हैं, राइट? जी सर। ऐसे ही था ना, मैंने बताया था कि हम उसके जरिए कर सकते हैं। उसको भी थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि कभी ऐसे हो कि एग्जामिनर जो है वो आपसे बोल दे कि यार, लेट्स से सेल्स आपको उसने दे दी है। ये पहला स्टेप है। कभी कभी एग्जामिनर इस तरह से कर सकता है। तो उसने आपको सेल्स दे दी है, लेट्स से 10,000। कॉस्ट जो है वो उसने आपको नहीं बताई, कॉस्ट एक्स है। और अब हम मार्कअप तो हमने कर लिया था, अब हम एक मार्जिन की एग्जांपल ले लेते हैं, मार्जिन। तो कभी कभी इस तरह से हो तो हमें ऐसे भी निकालना आना चाहिए कि सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस तरीके से भी निकल सकती है, अगर कभी एग्जामिनर इस तरह से करते हैं। लेट्स से सर मार्जिन हमें उसने दे दिया 30%। ठीक है, 30% उसने हमें मार्जिन दे दिया। तो एक फॉर्मूला जो हमने 6th ग्रेड में पढ़ा था वो हमें याद रखना है, दैट इज सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। जब आप सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। अब मुझे पता है कि मेरी सेल्स है 10,000। ठीक है, ये चलो एक और जीरो बता देते हैं, इसको 100,000 कर देते हैं, ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 100,000, 1 लाख माइनस कॉस्ट जो है वो मुझे नहीं मालूम, तो वो मैं एक्स कंसिडर कर लूंगा, क्योंकि वही तो मुझे ढूंढनी है। और मार्जिन मुझे पता है। अब मैंने आपको यहाँ पे एक चीज ये बताई है, मार्जिन इज अप्लाइड ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे आप मार्जिन अप्लाई करते हो, आप कॉस्ट पे मार्क अप अप्लाई करते हो, और सेलिंग प्राइस पे मार्जिन अप्लाई करते हैं। क्लियर है यहां तक? जी सर। 0.3 यानी कि 30%, तो 30% होता है 0.3। 30% का मतलब है 0.3, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100,000। मुझे माजिया बताएंगी कि माजिया भाई बाजी एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स? मैं इसको थोड़ा इनलार्ज भी कर देता हूँ। हाँ, अब बताएं। Sir, 0.3 is multiplied by 100,000. यस यस बेटा, क्योंकि हाँ, 30% है ना, 30% का मतलब sir, 0.3 होता है। so 30,000 नहीं होगा? 30,000. 30,000. ठीक है, 100,000, 100,000 माइनस 30,000 इज 70,000। इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स इज इक्वल्स टू 70,000। ठीक है, यहां तक क्लियर? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि कभी कभी एग्जामिनर ऐसे कर सकता है कि सेल्स की वैल्यू ना दे या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना दे और आपको मार्जिन या मार्कअप दे दे, तो इस तरह करके हम अपना निकाल सकते हैं। याद ये रखना है कि जो मार्जिन है दैट इज अप्लाइड ऑन, हाँ, दैट इज अप्लाइड ऑन सेलिंग प्राइस, और मार्कअप जो है वो आप अप्लाई करते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। इसको कॉपी करना है। उस्मान भाई, आपका कोई सवाल? नहीं सर। इस पे क्वेश्चन दे तो कर लेंगे आप लोग? जी सर। चले मैं एक सर अपनी क्वेश्चन देता हूँ। सर अभी आपने बताया था कि मार्कअप पे क्या आता है, सेल्स आती है।
नहीं, मार्कअप पे कॉस्ट ऑफ, जब भी आप मार्कअप अप्लाई कर रहे होते हो ना, तो वो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे अप्लाई करते हो। मार्जिन इज अप्लाइड ऑन सेलिंग प्राइस। मैंने देखे यहाँ पे लिखा भी है, सर मार्जिन में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों माइनस होगी, फिर हमारा प्रॉफिट निकलता है, सही है। और देखो कोई मार्कअप भी में हो, क्या आता है सर? मैं फिर से बता देता हूँ, चाहे मार्जिन हो या मार्कअप हो, फॉर्मूला सेम इस्तेमाल होगा, ओके ओके, सेल्स सही है सर, माइनस कॉस्ट। सही है सेल्स सर, माइनस समझ। कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने कहा कि यार एग्जामिनर ने मुझे कॉस्ट नहीं दी, और मुझे जाहिर सी बात है यार, मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स बना रहा हूँ, तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो मालूम करनी है ना। तो मैं वो कैसे मालूम करूंगा? तो उसका एक तरीका ये है, उसने एक हमें अच्छी चीज दे दी है, दैट इज मार्जिन। मार्जिन या मार्कअप। अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं मार्जिन की। मैंने कहा यार 30% उसने मुझे मार्जिन दे दिया, यानी कि जितनी भी सेल्स होंगी, जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरी सेल्स का 30% होगा। मतलब मुझे 30% ज्यादा मिलना चाहिए अपनी सेल्स, वो मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ आई बात? जी सर, आ गई सर, शुक्रिया। तो इसलिए मैंने क्या किया, 30% मल्टीप्लाई बाय 100,000। 100,000 क्यों? क्योंकि 100,000 की मेरी सेल्स है, और मैंने क्या बताया, मार्जिन इज अप्लाइड ऑन सेल्स या सेलिंग प्राइस। ओके तो सर। हमने क्या किया, 100,000 माइनस एक्स दैट इज कॉस्ट इज इक्वल टू 30% ऑफ 100,000, क्योंकि प्रॉफिट हमारा 30% है सेल्स का। तो ये 30,000 आ गया, और हमारी जो कॉस्ट होगी वो 70,000 आ गई। अब आप इसको करके देख भी नहीं तो 100,000 माइनस 70,000 इज इक्वल टू 30,000, यानी कि सर ये आप 1 लाख क्वेश्चन, की सेल्स पे, 1 लाख की सेल्स पे मुझे 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। आप दे सर, क्वेश्चन दे दी। चले मैं क्वेश्चन देता हूँ, माजिया आपने भी करना है ये अटेम्प्ट, ठीक है? अच्छा, अब मैंने बोला यार सेल्स जो है वो आपको एक्स है, वो आपको मालूम करनी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको दे दी गई है, दैट इज 90,000, और मार्कअप दिया हुआ है आपको इज इक्वल्स टू 25%। अब इसमें आपने मालूम करनी है मुझे सेल्स। सेल्स मुझे मालूम करके दें क्या होगी। ओके सर। सर हो गया। सर हो गया बच्चों? जी कर सर, लिया हो गया, सबने? हो माजिया गया। सर आपने कर टाइप लिया? कर रही हूँ अभी तक। अच्छा कर रही है, चलो ठीक है। सर पिक्चर भेजी उस्मान, आपको? नहीं नहीं पिक्चर नहीं भेजे। उस्मान तुमने कर लिया? जी सर, हो गया हो गया। ठीक है, सर तो तला नहीं डिस्कस कर आज? लेते हैं फिर। नहीं तला नहीं आया, उनको ओ, वैसे ही मसला होता है ऑनलाइन क्लास से। अच्छा। लेकिन यार सर देखो असल आंसर में, मिल गया, हाँ but हाँ, I'm not sure if it's right. कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कस करेंगे तो फिर पता चल जाएगा। अच्छा मुझे सर पहला मेरा स्टेप आंसर बताएं, बताऊं पहला अपना? स्टेप क्या है? नहीं आप मुझे स्टेप बताओ, पहला स्टेप क्या होगा? सर पहले सेल माइनस कॉस्ट प्राइस होगी इज इक्वल टू मार्कअप। सेल्स सेल की माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू माइनस, प्रॉफिट। हाँ प्रॉफिट प्रॉफिट, नॉट मार्कअप।
अच्छा, हमें सेल्स सेल तो कितनी है? मालूम नहीं था, सेल तो दी नहीं, तो तुमने एक्स ले लिया उससे, सही है। सही है। कॉस्ट 90,000 थी इज इक्वल टू 25%। 25% ऑफ व्हाट? 25% खाली दिया हुआ है ना अपने मार्कअप। हाँ मार्कअप। हाँ, तो 25% ऑफ व्हाट? Sir, सेल 0.25 नहीं लिखेंगे? 0.25। 0.25 हाँ, और 0 0.25 किसका? 0.25 मल्टीप्लाई होगा 90,000 से। हाँ, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। यही सही किया है। माजिया आपने? जी। फिर बिल्कुल। मल्टीप्लाई अच्छा, होने के बाद निकलेगा 22,500 हाँ, तो x इज इक्वल्स टू 90,000 माइनस माइनस 22 22,500। 500, तो क्या आंसर आएगा? 67,500, 67,500। 67,500। माजिया आपका भी यही आ रहा है? जी। उस्मान भाई आपका भी यही आ रहा है? हाँ सर ये चलिए, जबरदस्त। ठीक है, ये सबको समझ आ गया मार्कअप मार्जिन का कॉन्सेप्ट। तो फिर हम आगे फॉर्मेट पे चलते हैं। कभी कभी ना एग्जामिनर क्या करता है कि वो आपको सेल्स की वैल्यू नहीं देगा और इस तरह से करके बोलेगा कि भाई सेल्स निकाल लो खुद ही। तो सेल्स निकालने के लिए फिर हम ये मेथड इस्तेमाल करेंगे। वो ये कर सकते हैं, मार्कअप मार्जिन दे दे। अगर मार्कअप मार्जिन दे भी दिया तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है सर, हम इस तरह करके निकाल सकते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा। अच्छा, चलिए स्टार्ट ओके। करते हैं। मैं अभी आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली इसका जो मकसद होता है ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का, यार ऋतिक तुम ना अपना जरा माइक ऑफ कर दो। ओके सर। अच्छा, जो एम होता है ना हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, वो होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना, कि पता चल सके हमें कि भाई हमारी कॉस्ट कितनी है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की। जैसे बड़े बड़े ये जाइंट्स होते हैं, एंग्रो फूड हो गया, अम्बेली स्टील्स हो गए, अब ये तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ना, क्योंकि ये तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो प्रोड्यूस करने के लिए इनको कॉस्ट जानना तो जरूरी है ना, तभी सेलिंग प्राइस डिटर्मिन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हम इतनी सेलिंग प्राइस रख लेते हैं। ठीक है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी है, सेलिंग प्राइस फिर हम इतनी रख लेते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देख के। तो इसका भी एक फॉर्मेट होता है जो हमें सीखना है। सबसे पहला जो होता है ना, हमें निकालना होता है, इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है। सबसे पहला आता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो वो कैसे आता है? वो इस तरह से आता है। अच्छा, एक चीज इसमें याद ये रखनी है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में आप फिनिश गुड नहीं लेंगे, आप सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल लेंगे, क्योंकि नाम से ही समझ आ रहे हैं कि यार आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप सेल नहीं कर रहे, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है। क्योंकि मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है तो मैं सारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट और वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट को सिर्फ कंसिडर करूंगा। मैं फिनिश गुड की इन्वेंट्री को भी कंसिडर नहीं करूंगा और फिनिश गुड की कॉस्ट को भी मैं कंसिडर नहीं करूंगा। अब इसका फॉर्मेट ये होता है कि वी विल स्टार्ट दिस फ्रॉम ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी वो हम लिख देंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जो हम रॉ मटेरियल खरीद के लाए हैं। ठीक है, प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल इस साल मैंने परचेज किए हैं। जाहिर सी बात है, जब मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मुझे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल तो खरीदना पड़ेगा ना। अच्छा, मुझे कोई बच्चा मुझे डिफाइन कर दे कि भाई रॉ मटेरियल होता क्या है। माजिया आप बता दे, व्हाट इज रॉ मटेरियल? So raw materials are the materials used to create other economic goods. बिल्कुल, रॉ मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो आपको चाहिए होता है इन ऑर्डर टू क्रिएट अदर इकोनॉमिक गुड्स। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब यानी कि लेट्स से मैं जो है क्या कहते हैं फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने वाला हूँ। ठीक है, मैं फर्नीचर बना रहा हूँ, लाइक बेड सेट वगैरह और ड्रेसिंग वगैरह, फिक्सर्स एंड फिटिंग्स वगैरह मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ। अब फिक्सर्स एंड फिटिंग जो है वो तो मेरा एक फाइनल प्रोडक्ट हो गया, लेकिन जो उसमें लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, जो और चीजें उसमें इस्तेमाल होगी, कील्स वगैरह, वो सब क्या हो जाएगी, वो मेरा रॉ मटेरियल कहलाएगा। तो उसकी जो मेरी पिछले साल की इन्वेंट्री बच गई और उस इन्वेंट्री को मैं इस साल इस्तेमाल करूंगा, वो हो जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। प्लस जो मैंने एडिशनल रॉ मटेरियल परचेज किए इस साल, वो मेरी परचेजेस हो जाएंगी। ठीक है, प्लस अगर कोई कैरेज है आपका, कैरेज क्या होता है? कैरेज इनवर्ड्स, कि यार वो रॉ मटेरियल लाने की जो फैक्ट्री से आप लेकर आ रहे हैं, उस रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होगी फैक्ट्री तक लाने की, ट्रांसपोर्टेशन, वो कैरेज इनवर्ट हो जाएगा।
और माइनस आप कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि ये वो इन्वेंट्री है भाई, अब ये बच गया तो मैं फेंक तो नहीं दूंगा, मैं इसको जाया तो नहीं करूंगा, डेड वेट लॉस तो मैंने क्रिएट नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से इसको माइनस कर दूंगा, इसको एलिमिनेट कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा कि भाई ये इस साल मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, आई एम गोइंग टू यूज इट इन द नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल की ये मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। ठीक है, और इस तरह करके हमारे पास फाइनल आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज कि इसमें हम सारे अपने डायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर देंगे, डायरेक्ट कॉस्ट। ये मैं हेडिंग है, ये मैं यहां पे लिख देता हूं। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? ये वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली रिलेटेड होती है टू योर प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि ये आपके प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ये कॉस्ट बढ़ेगी, अगर आप कम प्रोड्यूस करेंगे तो ये कॉस्ट कम हो जाएगी, जैसे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, ये सारी क्या है, ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट है। रॉयल्टीज, रॉयल्टीज भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है। रॉयल्टीज होता है कि यार आपसे अगर कोई, आपने किसी का क्या कहते हैं नाम वगैरह इस्तेमाल किया हुआ है, लेट्स से जे डॉट है, अब जे डॉट मैंने नहीं बनाया, मैंने नहीं खड़ा किया, जे डॉट किसी और का है, बस मैं उसका नाम इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं गुड्स बेच रहा हूं, तो वो मेरी रॉयल्टीज कहलाएंगी। तो अकाउंटेंट्स जो है वो इस पे जो है एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है, कुछ कहते हैं, क्या कह रहे हैं, ये कॉपीराइट है रॉयल्टीज? रॉयल्टीज हाँ बेसिकली उसको कह सकते हैं आप, कॉपीराइट कह सकते हैं, ट्रेडमार्क कह सकते हैं, किसी का आपने लोगो, किसी का नाम इस्तेमाल कर लिया। समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब आपने वो ब्रांड बनाया नहीं है, बट आप उसका सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहे हो कि यार वो अच्छा चला हुआ ब्रांड है, तो इसलिए हम उसका नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या ख्याल है? सेल्स बढ़ाने के लिए, क्या ख्याल है भाई? हम्म, समझ आई बात? जी जी सर, आ रही है सर। डायरेक्ट वेजेस आ गया आपका, और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब आप ऐड कर देंगे। उस्मान भाई आपको समझ आई बात? जी सर जी। और इसमें हम रॉयल्टीज ऐड कर देंगे। ये याद कर लें, रॉयल्टीज ऐड होनी ही होनी है। जब भी आपको रॉयल्टीज नजर आएंगी वो आप डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो इसके बाद जब ये सब कर देंगे तो जैसे हम वैल्यू भी सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे अभी तो हम फॉर्मेट बना रहे हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड्स, माइनस कर दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, और यहाँ पे आपके जब ये सब कर देंगे तो हमारे पास एक आ जाएगी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉयल्टीज, इन सबको ऐड कर दिया तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी डायरेक्ट कॉस्ट। फिर जब आप डायरेक्ट कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो एक चीज आपको पता चल जाएगी, वो क्या होगी उस्मान भाई? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट कहलाएगी, वो आपकी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, या इसको कॉपी कर लें तो फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं। डन सर। माजिया कॉपी कर लिया? जी। चलें अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट के बाद जो अगली चीज हमें करनी है ना, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, सही है, आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। प्राइम कॉस्ट के बाद जाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं? आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन प्रोसेस।
अब इसमें अंदर आपकी जैसे जा सकती है डेप्रिसिएशन, लेकिन याद ये रखना है डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट्स। कोई भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस होगा तो वो नहीं जाएगा। जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस है ना, जो मेरे फैक्ट्री से रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, सिर्फ और सिर्फ वो ही जाएंगे आपके ओवरहेड्स में। डेप्रिसिएशन ऑफ सर फैक्ट्री। अभी आप क्या लिस्ट कर रहे हैं? व्हाट आर वी राइटिंग? सॉरी, क्या कह रही हैं आप? हम इधर क्या लिख रहे हैं? अब हम क्या लिख रहे हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री। जो भी फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी कि जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है टू योर प्रोडक्शन प्रोसेस। अब मेरा जो लेट्स टेक एन एग्जांपल, यार मेरे पास जो है ना एक इक्विपमेंट है या एक मशीनरी है जो मैं प्रोडक्शन में इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अब चाहे मैं उससे प्रोड्यूस करूं या मैं प्रोड्यूस ना करूं, डेप्रिसिएशन तो होगी ना। ये डेप्रिसिएशन नहीं होगी, डेप्रिसिएशन तो हो रहा होगा, वेयर एंड टेयर भी होगा, रस्ट एंड डस्ट भी होगा, ऑब्सोलेंस भी होगा, ये सारे फैक्टर्स तो अराइज कर रहे होंगे, तो डेप्रिशिएट तो वो होगा। और इसका कोई ताल्लुक हमारे उससे नहीं है, क्या कहते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस से। हाँ ऋतिक बोलो, क्या बोल रहे हो? सर ये प्राइम कॉस्ट के नीचे से स्टार्ट होगा ना? प्राइम कॉस्ट के बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। थैंक यू सर। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट, जैसे कोई भी नॉन करेंट एसेट है जो आप फैक्ट्री के लिए में इस्तेमाल कर रहे हो, मशीनरी हो सकती है, इक्विपमेंट हो सकते हैं, ठीक है, जो आप फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा कि भाई ये चीज है जो आप फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल करो, तो उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और सेम मेथड फॉलो होगा जैसे हमने इनकम स्टेटमेंट में करते थे, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट, इसके अलावा प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी, कि भाई कोई भी आपका प्रोडक्शन मैनेजर है। अच्छा, अब बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर ये तो प्रोडक्शन मैनेजर है तो ये तो डायरेक्ट कॉस्ट में जाना चाहिए, क्योंकि नाम से ऐसा लग रहा है कि सर मतलब जो प्रोड्यूस करता हो, लेकिन वो मैनेजर है भाई, वो प्रोड्यूस नहीं करता, वो सुपरवाइज करता है, वो चीजों को हैंडल करता है, वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसको हम ओवरहेड्स में डालेंगे, इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ आई बात मेरी? क्लियर है? जी सर। अभी Yes, लेट्स sir. टेक एन एग्जांपल, अभी मैं बोल दूं अगर कि प्रोडक्शन वेजेस, ठीक है, तो फिर मैं इसको डाल सकता हूं, क्या कहते हैं, अपनी डायरेक्ट कॉस्ट में, क्योंकि वो जो एम्प्लॉयज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उससे डायरेक्टली रिलेटेड है, ये उनकी सैलरी में चला जाएगा। लेकिन यहां पे उसने स्पेसिफाई कर दिया सर मैनेजर, तो मैनेजर नाम से ही हमें समझ आ गया कि यार ये वो बंदा है जो सुपरवाइज करता होगा, जो प्रोड्यूस करते होंगे, जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, उनको सुपरवाइज कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम ओवरहेड में लेंगे। इसी तरह आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, और क्या हो सकता है आपके, रेंट हो सकता है, रेंट एंड रेट्स, वही जो इनकम स्टेटमेंट में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते थे वैसे ही बिल्कुल। लेकिन याद ये रखना है कि ये एक्सपेंसेस सारे फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे, ऑफिस से रिलेटेड नहीं होंगे, ठीक है जी। रेंट एंड रेट्स हो गया, और जनरल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जनरल एक्सपेंसेस इस तरह से, और आगे कंटिन्यू, अगर कोई और भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो वो भी फैक्ट्री के यहाँ पे चले जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल आ जाएगा, सही है। इन सब की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे एक टोटल आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ फॉर्मेट आपको समझा रहा हूँ, अभी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। तो एक टोटल आ गया, तो उसके बाद मैं नीचे ही क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अब मैं प्राइम कॉस्ट, जो मेरी प्राइम कॉस्ट नहीं आई थी, उसमें अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दूंगा। जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। यहां तक किसी को कोई सवाल? नो सर। माजिया? नो। ओके बेटा।
अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है भाई वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस वो होता है जो फिनिश गुड नहीं है, जो बीच का आइटम है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जो फिनिश नहीं हुआ, ठीक है, उसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। उसकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो मैं ऐड करता हूं, और जो उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं। तो मुझे मेरी फाइनल वर्क इन सॉरी मुझे मेरी फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल जाएगी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड कर देंगे। उस्मान भाई आपको समझ आ रहा है? जी सर जी। तो हमारे पास एक नेट वैल्यू आ जाएगी यहां पे। उस नेट वैल्यू को अब जो भी आ रही होगी, अगर पॉजिटिव आ रही होगी तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख दूंगा, अगर नेगेटिव आ रही होगी तो मैं ब्रैकेट डाल के नेगेटिव लिख दूंगा। लेट्स से अभी पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है आपका नेट वर्क इन प्रोग्रेस, तो वो ऐड हो जाएगा अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। क्लियर है बच्चों? यस जी सर। सर, जबरदस्त। जबरदस्त, बहुत अच्छे से समझ आ गया ना, सही है, अच्छी बात है। अच्छा, अब ये फाइनल कॉस्ट ऑफ, अब इसका मकसद क्या है भाई? ये मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल क्यों रहा हूं? जब मैं ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालूंगा, फिर जब मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ, हमने सीखे है ना इनकम स्टेटमेंट, जब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा तो उसमें मैं क्या करूंगा, ये फाइनल अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को वहां पे लिखूंगा। सही है कि मेरी भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी इतनी थी। याद है एक कॉलम होता था ना जो हम सेल्स के नीचे लिखते थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, उसके अंदर मैं जाके ये लिख दूंगा, और जो मेरी फिनिश गुड की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी वो ऐड कर दूंगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। खैर सर, अभी हम जब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो वो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी माजिया आप बता दें, इसमें कोई सवाल या इसमें कोई चीज जो आपको समझ ना आई हो तो पूछ लें। नहीं। समझ आ गई? क्वेश्चन की तरफ चलें? जी। चलो ठीक है, इसको आप कॉपी कर लें। मैं क्वेश्चन जो है यहाँ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ और व्हाट्सएप पे भी भेज रहा हूँ। बच्चों आप लोगों के पास क्वेश्चन आ गया? जी सर। चलिए बस सेट है। अब हम जो है इसको अटेम्प्ट करते हैं। ये पास पेपर का सवाल है, इसको अब हम अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, पता है आज पता नहीं बड़ी मोटिवेशन है, तो हो सकता है, मैं तो बड़ा मोटिवेटेड हूँ आज, तो हो सकता है क्लास एक्सटेंड भी हो जाए। क्या ख्याल है? कोई मसला नहीं सर। मैं चाह रहा हूँ यार ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि टाइम भी कम है ना हमारे पास। माजिया आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर मुझे 8 बजे घर जाना पड़ता है, तो और मैं अभी सलोन पे क्लास ले रही हूँ, तो तो आप क्या कहते हैं, फिर इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं लेंगी? लूंगी मगर लेट ज्वाइन करूंगी।
अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए सही है। अभी अभी तो 8 बजने में टाइम है, चले देखते हैं फिर। अच्छा ये सवाल है हमारे पास एक पास पेपर का, इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ वैंग मैन्युफैक्चरिंग ऑन 30th अप्रैल 2017। सुहान भाई आपने ये सवाल पहले किया था अटेम्प्ट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का? सर शायद ये, शायद, याद हाँ नहीं। किया है। ये यही वाला किया? नहीं ये वाला नहीं है सर, पेपर में सर दूसरा आया था। अच्छा चलो सही है। अच्छा चलो अच्छी बात है, अब और ज्यादा रिवाइज हो जाएगा, आपको भी और अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बात हो रही है। ये देखिए वो कह रहे हैं द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ वैंग मैन्युफैक्चरिंग ऑन 30th अप्रैल 2017। सही है जी। तो इधर हम क्या बात कर रहे हैं, इधर उसने मुझे बोले क्लोजिंग डेट उसने मुझे एक दे दिया यार, 30th अप्रैल 2017, यानी कि जो मेरा ओपनिंग होगा वो होगा फर्स्ट में फर्स्ट में, 2017। हाँ फर्स्ट में का 2016। 18,200, 18,200। हाँ और ये तो रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री है ना 18,200। इसी तरह मुझे वर्क इन प्रोग्रेस की भी यहाँ पे गिवन है और फिनिश गुड की भी गिवन है। फिनिश सही। गुड की मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा फिनिश गुड की? क्योंकि फिनिश गुड की मैं इनकम स्टेटमेंट में लूंगा, मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में नहीं लूंगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री चाहिए और वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री चाहिए। ठीक है, इसके बाद मेरे पास परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, मैं उसको कंसिडर करूंगा। फिर इसने मुझे परचेजेस ऑफ फिनिश गुड भी दे दिया, लेकिन मैं परचेजेस ऑफ सर फिनिश गुड को कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि फिनिश गुड किस में जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सिर्फ रॉ मटेरियल तक हम महदूद रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरी है, बिल्डिंग मेंटेनेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी है, सही है, रेवेन्यू है, रेंट है, रेंट रिसीव। अब ये देखिए यही बात आ गई जो मैं आपसे, याद करो मैं लास्ट क्लास में डिस्कस भी कर रहा था। इधर इसने रेंट दे दिया और नीचे इसने दे दिया रेंट रिसीवेबल। अब मुझे कोई बता सकता है कि रेंट और रेंट रिसीवेबल में फर्क क्या होगा? व्हाट्स द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है? सर ये वाला रेंट एक्सपेंस है, रेंट रिसीवेबल हाँ इनकम है। जबरदस्त सर, जो रेंट है वो एक्सपेंस है और जो रेंट रिसीवेबल है वो हमारी इनकम है, ऐसे ही है ना माजिया? जी। इंश्योरेंस भी गिवन है और ये सब गिवन है, ये सारे हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ने दे दिए। फिर नीचे वो कह रहा है एडजस्टमेंट्स उसने हमें मुझे दे दिए। उसने कहा है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 2500 आर ओइंग, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ओइंग है हमारी। रेंट एंड इंश्योरेंस आर टू बी अपोर्शनड 50% टू द फैक्ट्री एंड 50% टू द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि 50% जो होगा वो मैं फैक्ट्री में डालूंगा, रेंट एंड इंश्योरेंस, रेंट और इंश्योरेंस की जो भी वैल्यू है वो 50% मैं फैक्ट्री में डालूंगा और 50% मैं इनकम स्टेटमेंट में डालूंगा। 50% मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में, 50% इनकम स्टेटमेंट में। फिर वो कह रहे हैं 25,000 ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस रिलेट्स टू फैक्ट्री, 25,000 जो बिल्डिंग मेंटेनेंस है वो फैक्ट्री से रिलेटेड है। सेलिंग एक्सपेंसेस भी है, लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस का हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि वो बेचने के एक्सपेंसेस हैं। मैं यहाँ पे बेच नहीं रहा, मैं यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं जाएंगे, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जाएंगे। फिर वो कह रहे हैं ऑफिस फिक्सर्स एंड फिटिंग हैड बीन परचेज बाय चेक, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक। ऑफिस फिक्सर्स एंड फिटिंग आपने परचेज किए थे, सही है, लेकिन अच्छा यहाँ पे भी आप, अब ये सवाल आ रहा होगा सर ऑफिस फिक्सर्स एंड फिटिंग को मुझे डालना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में या नहीं? तो इसने हिंट क्या दिया? ऑफिस, यहाँ पे ऑफिस लिखा है, इसका मेरी फैक्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं। अगर वो कहता है ना फैक्ट्री फिक्सर्स एंड फिटिंग तो मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में लेता, लेकिन उसने यहाँ पे मुझे ऑफिस का लफ्ज दे दिया तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा उसको। देखिए नीचे ही गिवन है फैक्ट्री मशीनरी एट 25% पर एनम यूजिंग डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फैक्ट्री का लफ्ज जब तक वो इस्तेमाल नहीं करेगा हम उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। फिर इसने मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दे दिया और बेड डेट भी दे दिया, लेकिन सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बेड डेट का हमारे इससे ताल्लुक नहीं है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। चलें अब इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन समझ तो आ गया, अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे वही करेंगे, 2 कॉलम बनाते हैं। अब आप लोग मुझे बताते जाएंगे कि पहला स्टेप क्या होगा सर, किस तरह से करेंगे, ठीक है? एक एक करके मुझे बताते जाएंगे।
मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ माजिया आप बताओ पहले मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे? Sir, opening inventory of raw materials. ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग इन्वेंट्री, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। माजिया आप कुछ कह रही थी, आपका हैंड रेस था। नहीं सर, गलती से म्यूट बटन दबाई थी। अच्छा अच्छा, कितनी है ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी, कितनी जानी चाहिए? हाँ माजिया बताएं। सर एक मिनट। क्वेश्चन में देखें दिया हुआ होगा, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एट 1 मई 2016, क्योंकि हमारा सर ईयर एंड हो रहा है 2017 में। हाँ बताएं। सर 18,200 आई गेस। शाबाश शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ऋतिक तुम मुझे बताओ अगला स्टेप क्या होगा? सर परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल जो है हमारा परचेजेस टू ऑफ रॉ लैख मटेरियल 2,10,000। 2,10,000, 210,000। मुझे तुम बताओ उस्मान, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी? उस्मान भाई। 16,500। 16,500 बिल्कुल। अब कोई मुझे बता दो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितनी होगी, क्योंकि कैरिज तो है नहीं सर, अभी हमने सवाल पढ़ा, कैरिज तो है नहीं, तो 16,500 के बाद बस ये खत्म हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना होगा उस्मान भाई? चले देखते हैं, कैलकुलेटर पहले बताते हैं, मैं बताता हूँ। मेरे ख्याल से होना चाहिए 2,11,700। एक मिनट सर। आप लोग सब करें, कोई भी बता दें, मेरे ख्याल से आना चाहिए 2,11,700। सर कॉस्ट जी ऑफ मैं रॉ मटेरियल स्टार्ट कैसे कर रही निकलेगा? ऐसे अच्छा निकलेगा ना हाँ 18,000। जी माजिया क्या आ रहा है? हूँ। 211,700। 2,11,700। ऋतिक तो फिर कौन तेज निकला, कैलकुलेटर या मैं? सर आप ही हमेशा तेज करते हो, बहुत तेज हो सर। थैंक यू यार। चलो अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं, फिर से ट्राई करेंगे, देखते हैं सही होता है या नहीं। ठीक है। अच्छा, पहला डायरेक्ट एक्सपेंस यार क्या डालना चाहिए मुझे, हाँ माजिया? सर डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस, अच्छा देख लेते हैं। डायरेक्ट एक बार वेजेस, क्या पूछा था आपने? मैंने आपसे ये पूछा था कि क्वेश्चन से देख के मुझे बताएं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या जाएगा। सर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ना। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस जी। सही है, और और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जबरदस्त शाबाश। इसके अलावा कोई और चीज जानी चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में? सर अगर रॉयल्टीज हैं तो फिर। देखे हैं रॉयल्टीज, नजर आ रही है रॉयल्टीज? सर नजर तो नहीं आई। नहीं तो फिर नहीं है रॉयल्टीज, खत्म बात। लेकिन एक एडजस्टमेंट सर मुझे मिल गई है नीचे, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ऑफ 2,500 आर ओइंग, यानी कि सर इसके अंदर जो मेरे पास 1,02,000 है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस दिया हुआ है मुझे 1,02,000, इसके अंदर मैं 2,500 और ऐड करूंगा, तो सर मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए 1,04,500। चेक कर लें जरा। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस
इसमें हम ऐड कर देते हैं 102,000 प्लस 2500, तो ये आ जाना चाहिए 104,500। सही सर, सेम आया, जबरदस्त। ठीक है, और बताएं इसके अलावा और जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपके 8800 है ना, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। हाँ ऋतिक, जी सर। डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपके 8800 है ना। डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस, एक मिनट सर। डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस, यस सर, 8800, 8800। अब इन दोनों को ऐड करके मुझे बताओ क्या आना चाहिए आंसर। Sir, 113300. सर 113300। सही है बस। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट इन दोनों को ऐड करके आएगी, जरा ऐड करें। मेरे ख्याल से आपकी प्राइम कॉस्ट आनी चाहिए है 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख, और ये हो जाएगा 25, 3,25,000। हाँ, 3,25,000, चेक कर लें। Sir, it's correct. 13, 14, 15, हाँ, 325,000। सही है। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स पे। तो बेहतर पता है क्या है, जो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, मैंने क्या कहा था कि जो एडजस्टमेंट होती है ना उनको पहले कर लो, तो वो मिस नहीं होंगी यार, और गलत होने का कम चांस है। तो पहले मैं एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेता हूं। फैक्ट्री ओवरहेड्स, मेरे पास पहला फैक्ट्री ओवरहेड जो मुझे एडजस्टमेंट में नजर आ रहा है वो है रेंट। सर, रेंट एंड इंश्योरेंस टू बी अपोर्शन 50% टू द फैक्ट्री एंड 50% टू द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि 50% जो रेंट होगा वो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में डालेंगे, और 50% जो आपकी इंश्योरेंस होगी वो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में डालेंगे, और रिमेनिंग आप इनकम स्टेटमेंट में डाल देंगे। तो रेंट है सर मेरे पास 24,000। 24,000 का हाफ होता है 12,000, तो 12,000 आपका रेंट चला जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। और जो इंश्योरेंस है सर वो कितनी है मेरे पास, इंश्योरेंस देख लेते हैं। इंश्योरेंस है 9,800, इसका मतलब कितना जाना चाहिए हमारे पास, 4,000, 4,900, 4,900 जाएगा। जी बेटा, आप कुछ कह रही हैं। No. हाँ, तो रेंट जो है वो हमारा चला जाएगा 12,000। रेंट हो जाएगा हमारा 12,000, क्यों, क्योंकि उसने बोला रेंट इज इक्वल टू 24,000, लेकिन इट हैज बीन अपोर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ 50%, यानी कि 50% जो है वो मैं फैक्ट्री में कंसिडर करूंगा, और 50% जो रेंट मुझे गिवन है वो मैं इनकम स्टेटमेंट के लिए कंसिडर करूंगा। सर इसका मतलब ये हो गया 12,000 हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में जाएगा और 12,000 हमारा इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो रेंट इधर आ गया 12,000, 24,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12,000। आप ऐसे भी कर सकती है कि 24,000 का 50% ले लें, बात तो एक ही है। और इंश्योरेंस आ जाएगी आपके पास 4,000, 4,900। उस्मान भाई कुछ कहना है आपने। नहीं सर, नहीं नहीं। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, मुझे जरा माजिया आप एक काम करें, इधर देखें डेप्रीसिएशन भी गिवन है यार, डेप्रीसिएशन कर लेते हैं, मसला ही नहीं है, कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पे उसने बोला डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज एज फॉलोड, फैक्ट्री मशीनरी एट 25% पर एनम यूजिंग डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो जरा एक काम तो करें कि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू मुझे डेप्रीसिएशन तो निकाल के दे दें, कितनी आनी चाहिए। जल्दी से मुझे बता दें, कैलकुलेट कर लें। Sir, I pass. चलें, ऋतिक तुम बता दो।
ऋतिक? सर मुझे स्ट्रेट लाइन मेथड याद है, डिमिनिशिंग आती है। डिमिनिशिंग मैं बता देता हूँ, देखो इतनी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। वो कह रहा है फैक्ट्री मशीनरी एट 25% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मैंने एक चीज आप लोगों को पहले भी बताई थी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इसमें हम जो है क्या करते हैं, नेट बुक वैल्यू पे वो परसेंटेज अप्लाई करते हैं, चार्ज करते हैं। अब यहाँ पे मुझे गिवन है 25%, इसका मतलब ये है कि मेरी कॉस्ट जो होगी फैक्ट्री मशीनरी की, दैट इज 120,000, उसमें से मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, यानी कि 120,000 माइनस 30,000, फिर उसके बाद जो मेरा आंसर आएगा, जो भी मेरा आंसर आ रहा होगा उसके ऊपर मैं चार्ज कर दूंगा 25%। तो जरा करें, 120,000 माइनस 30,000 मल्टीप्लाई बाय 25%। सर भाई आप बता दें। 22,500। बिल्कुल 22,500 आना चाहिए आंसर। डेप्रिसिएशन मशीनरी इज इक्वल्स टू 22,500। ठीक है भाई, डेप्रिसिएशन भी हो गया। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला ओवरहेड है हमारे पास फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज। आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखें फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज। अब उसने यहाँ पे एक बात बोली थी मेरे ख्याल से कि, अच्छा पहले फैक्ट्री मैनेजमेंट नहीं लेते, पहले हम बिल्डिंग मेंटेनेंस ले लेते हैं। वो कह रहे 25,000 ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस रिलेट्स टू फैक्ट्री। तो हम फैक्ट्री का एक्सपेंस है तो सर हम फैक्ट्री के एक्सपेंस में डाल देंगे, तो यहां पे लिख देते हैं 25,000 बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग मेंटेनेंस। NNCE मेंटेनेंस 25,000, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना यार, ये मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहा, ये तो मुझे एग्जामिनर ने बताया है। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं, अगला ओवरहेड कोई और रह गया एडजस्टमेंट वाला ओवरहेड? चेक करके मुझे बताएं, लग रहा है आप लोगों को कोई रहता है? हम्म, ऋतिक लग रहा है कोई? नो सर, डाउटफुल डेब्ट इसमें जाता नहीं है, बैड डेब्ट नहीं डाउटफुल जाते। डेट नहीं जाता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑफिस फिक्सचर का अकाउंट ये है ही नहीं। नहीं है ये, बिल्कुल ये वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। माजिया आपको कोई लग रहा है, नजर आ रहा है? सर ये सेलिंग एक्सपेंस ये नहीं जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस है ना, बेचने का, मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ी है। सही है हाँ सर। माजिया आपको लग रहा है कोई? नो। तो फिर हम वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ चलते हैं। ट्रायल बैलेंस में मेरे ख्याल से एक था फैक्ट्री, एक था मेरे ख्याल से फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज। फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज तो था ना हमारा, तो फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज डाल देते हैं, क्योंकि वो तो मैनेजमेंट सैलरी है ना। आप लोगों को नजर आ रहा है? फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज, कोई मुझे वैल्यू बता देगा? हाँ उस्मान सर बताओ। 36,500 है। नहीं सर 46,500। 36,500। 36,000। 36,500 बिल्कुल 36,500। 36,500 चला जाएगा यहाँ पे। अब इन सबको ऐड करके मेरे पास टोटल ओवरहेड्स आ जाए। ठीक है, आप सर लोग भी करें, मैं सर बताता हूँ आपका आपको वैल्यू होनी चाहिए। सर आपने सर बिल्डिंग मेंटेनेंस गलत लिख दी है, 25,000 है, आपने 22,500 लिख दी है। बिल्डिंग मेंटेनेंस 25,000 है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल 25,000 है, सही है। अब इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, इन सबको ऐड कर दें तो यार मेरे ख्याल से आना चाहिए है ये 1,00,000, 9,000। 1,09,000, नहीं जी नौ हजार सर। नहीं 900। 1,09,000 सर, सही आ रहा है। 109,000
900 बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको और प्राइम कॉस्ट को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड करें, 325,000 प्लस 100 900 1 लाख, तो ये आ जाना चाहिए आपके पास 3 लाख 4